गाइस, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी ठीक से चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो बेसिकली आपको चलाना चाहिए, बिकॉज अब आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड बचे हैं और नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड यूनिट्स कवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए प्ले करेगा वो है दैट इज़ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी और आपके अंदर में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है, कहाँ पर आपको फोकस देने की ज़रूरत है। सो उसी सीक्वेंस में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक को लेकर के, और यहाँ पे 30 एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके उस एग्जाम्स के स्टैंडर्ड को मैच करता हुआ हो सकता है कुछ क्वेश्चंस उससे टफ भी मिल जाएं आपको, बट आपको उसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चंस पेपर क्या करना है, सॉल्व करना रहेगा। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। 30 क्वेश्चंस का आपका ये पूरा पीडीएफ होगा, जिसमें कि सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा वो भी आपको पता चलना चाहिए। इसके पीछे का जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझते रहना है। आप ध्यान दें, आपको स्टार्टिंग में भी मैंने कई बार बताया है कि जब भी आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सिर्फ उसको टिक लगा करके ऐसे आगे मूव ना कर जाएं कि हाँ ये वाला सही है। उसको थोड़ा सा देखें और उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करें कि वैसा टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या उसमें अप्रोच और कॉन्सेप्ट लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज इफ यू वर टू जॉग अ माइल ऑफ फ्यू आवर्स आफ्टर लंच, विच स्टोर्ड फ्यूल्स वुड यू प्रोबेबली टैप। पूछ रहा है कि अगर आपने खाना खाने के कुछ टाइम के बाद अगर कुछ दूर आपने क्या किया है, जॉगिंग किया, मीन्स वॉकिंग किया हुआ है, आप पैदल चल रहे हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टोर्ड फूड मटेरियल जो होगा वो प्रोबेबली क्या करेगा, टैप करेगा। तो सिंपल सा सवाल है, पूछ आपसे यही रहा है कि जब आप जॉगिंग करते हैं तो उस टाइम पे जब आप चल रहे होते हैं तो आपकी बॉडी से जो हीट जनरेट होती है, वो जो हीट निकलती है वो कौन से स्टोर्ड फूड मटेरियल का फॉर्म होता है, इसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में जो फूड है, एक्स्ट्रा फूड होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो आप ग्लाइकोजन को स्टोर्ड फूड मटेरियल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और ये स्टोर कहाँ पे होगा? प्राइमरली आपका कहाँ पे होगा? दैट इज लीवर में। और इसके बाद आपका कहाँ पे होता है? मसल्स में। तो मसल्स एंड लीवर, ये दो आपके बॉडी के पार्ट हैं जहाँ पर आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल, मतलब वो मटेरियल फूड का जो कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा था, उस एक्स्ट्रा फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और वो ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होगा? मसल्स एंड लीवर में। तो जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज या कोई काम करते हैं जिसमें आपकी एटीपी ज़्यादा जनरेट होने की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी स्टोर्ड फूड मटेरियल को क्या करती है, कन्वर्ट करती है, मीन्स ग्लाइकोजन को किस में? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर क्या कराती है, वो पूरा प्रोसेस चलेगा जिससे कि एटीपी का क्या होता है, जनरेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो होगा आपका चलता है, और ये आपके ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होंगे? मसल्स एंड लीवर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसल्स प्रोटीन नहीं होगा। मसल्स एंड लीवर आपके ये स्टोर्ड फूड मटेरियल के पार्ट हैं लीवर में, और मसल्स में आपका ग्लाइकोजन क्या होगा? स्टोर होगा। ये वाला आपका एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम होगी, और मोस्ट प्रोबेबली यूज होगी जब आप जॉगिंग कर रहे हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप कोई हैवी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो सो यहाँ पे सिंपल सा सवाल था, बट उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया था कि किस तरीके से आप जो चीज़ जान रहे हैं उसमें अपना अप्रोच आप कैसे लगाते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चंस देखने को मिलता है, सिंपल ही क्वेश्चंस को स्टेटमेंट दे करके पूछा जाता है उसको इनडायरेक्ट वे में, ताकि ये समझ में आ सके कि जो रीडर्स है उसको उसके पास इंटेलेक्चुअल कितनी है और कितने तरीके से उस चीज़ों को समझ सकता है। राइट, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चंस आपको डिजाइन करके यहाँ पे रखा गया है। अगला सवाल फिर उसी अप्रोच के टाइप का ही है। आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर, राइट, अ पर्सन मस्ट बी स्पेशली केयरफुल टू रेस्ट्रिक्ट डाइटरी इनटेक ऑफ। अगर किसी पर्सन की बॉडी में गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से उसके गॉल ब्लैडर क्या कर दिए जाए, रिमूव कर दिए जाएं, तो ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी में गॉल ब्लैडर नहीं है, उसे किस प्रकार की डाइटरी, मतलब किस प्रकार की डाइट को लेने के लिए मना किया जाता है या उसे नहीं कंज्यूम करना चाहिए।
आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, स्टोन की बात प्रॉब्लम आती है और स्टोन अगर आपके गॉल ब्लैडर में हो जाता है, चूँकि गॉल ब्लैडर आपका क्या है लिवर से कनेक्टेड होता है, राइट? और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या काम होता है, ये लिवर का जो बाइल पिगमेंट और बाइल सिक्रीशंस होते हैं, बाइल जो जूस होता है, वो जब यहाँ से सीक्रेट आउट होकर कहाँ पे जाएगा, गॉल ब्लैडर में। और इसका कनेक्शन कहाँ पे होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। तो यहाँ पे जाकर क्या करता है, सीक्रेट आउट करता है। तो लिवर जो कि एक आपका ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, ये बनाता क्या है, दैट इज द बाइल जूस। और ये बाइल जो जूस होता है वो आपका सिक्रेट आउट तो होता है लिवर से, बट स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में, राइट? और यही बाइल जूस जो होता है वो फैट के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब जो लिपिड कंटेंट आप खाते हैं उस फैट को इमल्सिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर किसी भी पर्सन की बॉडी में गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा कि ये आपका जो स्टोर्ड हो रहा था बाइल पिगमेंट, वो बाइल पिगमेंट स्टोर होगा नहीं। दैट मीन्स इनकी बॉडी में बाइल पिगमेंट का जो रोल होगा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। और रोल यही था कि वो फैट को इमल्सिफाई कर रहा था, दैट मीन्स डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा था। तो अब वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे पर्सन को जिनकी बॉडी में गॉल ब्लैडर नहीं होता है उन्हें मना किया जाता है और सलाह दी जाती है कि आप फैट कंटेनिंग मटेरियल को कम खाइए। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था, तो ये स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन ये शुगर ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। फैट कंटेनिंग डाइट्स को उनको लेने के लिए मना किया जाता है और सलाह दी जाती है कि आप ऐसा मत कीजिए। अगला सवाल है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। कौन सा इनमें से ऑर्गन और उसके फंक्शंस में इनकरेक्टली पेयर्ड है, मीन्स मैचिंग कराई गई है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए, स्टमक प्रोटीन का डाइजेशन, ये तो स्टेटमेंट ठीक है। जैसा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि पूरा आपका ओरल कैविटी से ईसोफेगस में होता हुआ जो आपका स्टमक होगा, उस स्टमक के एरिया से आपका होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी कार्बोहाइड्रेट का, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोटीन का, और फिर इसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का, मीन्स लिपिड का क्या होता है, डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग फूड मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले अगर कोई मॉलिक्यूल है जो कि जिसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो है आपका, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। और आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट आपके फूड का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला क्या है, मॉलिक्यूल है। इसका डाइजेशन माउथ से ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि आप सलाइवरी एमाइलेज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये सलाइवरी एमाइलेज आपका माउथ में पाया जाता है और ये माउथ में कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, ओलिगोसेकेराइड या मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो आपका यहाँ से शुरू होगा कार्बोहाइड्रेट, ईसोफेगस में आते हुए स्टमक में आएगा, और स्टमक में स्टार्ट किसका होगा, प्रोटीन का। तो यही पे दे रखा है यहाँ पे स्टमक प्रोटीन का, ये ठीक है। ओरल कैविटी में स्टार्च, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इस ओरल कैविटी में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन बाइल पिगमेंट, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो बाइल पिगमेंट या बाइल जूस होता है वो कहाँ से बनता है, दैट इज द लिवर से बनता है, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से नहीं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अच्छी तरीके से आपको मालूम है कि पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाने के बाद सारे जो फूड मॉलिक्यूल्स थे जो कि पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में या पॉलीमर के फॉर्म में थे, वो सब अब मोनोमेरिक फॉर्म में होकर के क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ये एब्जॉर्प्शंस की जो प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे, जिसे आप माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं। अगर आपने स्टडी किया है तो आपको ये स्ट्रक्चर आसानी से याद होगा। और फूड पार्टिकल सब आकर के यहाँ पे क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि ब्लड कैपिलरीज के होते हुए ब्लड में फ्लो हो जाते हैं। ये भी ठीक है। पेंक्रियाज एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन का बाइल पिगमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, यही क्या है आपका, इनकरेक्टली मिस पेयर्ड है, दैट इज मिस मैचिंग है। बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, ठीक है। सो अगला सवाल है, दैट इज द मेमेलियन ट्रैकिया एंड इसोफेगस बोथ कनेक्टेड टू। पूछ रहा है कि जो मेमेलियन दैट इज ट्रैकिया है, जिसको क्या विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, सो विंड पाइप, और इसोफेगस जिसको क्या फूड पाइप के नाम से जानते हैं, ये दोनों ही आपस में जो कनेक्ट होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से नहीं, स्टमक से नहीं, फेरिंग्स, रेक्टम एंड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस आपके
फूड पाइप मतलब ट्रैकिया के पाइप पे मीन्स ट्रैकिया के कैप पे पाई जाती है, इसको आप कैप बोलते हो, जो कि फूड पार्टिकल्स को एयर में मतलब एयर पाइप में जाने से क्या करती है, मना करती है। तो ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन हो गया। फेरिंग्स ये वो स्ट्रक्चर है जो कि ये विंड पाइप और यहाँ से आपका जो आ रहा है दैट इज द ईसोफेगस, इन दोनों को जोड़ने क्या करता है, काम करता है इस तरीके से, राइट। तो आपका फेरिंग्स इस यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप फिगर देख सकते हैं इसका, अगर आपके पास कोई फिजियोलॉजी की बुक है तो उसमें आप देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि जो ट्रैकिया है और जो इसोफेगस है उसको जो डाइवर्जन हो रहा है उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, दैट इज द फेरिंग्स करता है। रेक्टम जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे लास्ट वाले पार्ट का नेम है, स्टमक ये सब तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन इस सवाल के लिए ठीक नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मोर एनर्जी सोर्सेस आर नीडेड देन आर जनरेटेड बाय द डाइट, इन विच ऑर्डर डज द एनिमल ड्रॉ ऑन स्टोर्ड सोर्सेस। पूछ रहा है कि अगर कोई भी पर्सन जिसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, मोर एनर्जी सोर्सेस आर नीडेड, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ज़्यादा है उससे जितना कि आपको खाना खाने से मीन्स डाइट से आपको मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके फूड से आपको खाना खाने से जो एनर्जी मिली वो 10 किलो कैलोरी एनर्जी मिली और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, मान लीजिए 20 की है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि डाइट का जो एनर्जी प्रोडक्शन का अमाउंट है वो कम है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। उस कंडीशन में पूछ रहा है कि कौन से स्टोर्ड फूड मटेरियल से या स्टोर्ड सोर्स से एनिमल्स जो होंगे वो एनर्जी को ऑब्टेंड करेंगे उस रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को फुलफिल करने के लिए या उसके अमाउंट को मैचअप कराने के लिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन नंबर ए में है फैट, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, प्रोटीन एंड फैट, लिवर ग्लाइकोजन, मसल ग्लाइकोजन एंड फैट, एंड मसल ग्लाइकोजन, फैट, लिवर एंड ग्लाइकोजन। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि सबसे प्राइमरी जो सोर्स है एनर्जी के लिए वो क्या है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, राइट। सबसे प्राइमरी उससे मतलब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज होगा वो कार्बोहाइड्रेट ही यूज होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, दैट इज द फैट। ये भी अगर नहीं रहेगा तो क्या यूज होगा, दैट इज प्रोटीन। मतलब ये तीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में। प्राइमरली कौन यूज होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगर खत्म हो जाएगा तो क्या यूज होगा, फैट। फैट भी अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, दैट इज द प्रोटीन यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट होगा वो कहाँ पे होगा, लिवर में और मसल्स में। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है लिवर ग्लाइकोजन, फिर मसल्स ग्लाइकोजन, फिर इसके बाद क्या होगा, फैट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ये ऑप्शन गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी ग्लाइकोजन बचा हुआ है। तो पहले जब तक ग्लाइकोजन होगा तब तक फैट यूज नहीं होगा, जबकि इस अकॉर्डिंगली यहाँ पे फैट पहले, तो ये गलत हो जाएगा। ग्लाइकोजन है, फिर प्रोटीन है, फिर फैट है, ये ऑर्डर गलत हो जाएगा कि पहले फैट आएगा फिर प्रोटीन आएगा, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। मसल्स ग्लाइकोजन, फैट और लिवर ग्लाइकोजन, यहाँ पे ये ऑर्डर क्या है इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। सो डी ऑप्शन भी गलत है, ए और बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। इस क्वेश्चन से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये कि जो अलग अलग फूड के कंपोनेंट्स मीन्स बायोमोलिक्यूल है उनका एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए जो ऑर्डर है वो क्या है। फर्स्ट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्या होगा, फैट या दैट इज लिपिड। और थर्ड क्या होगा, दैट इज द प्रोटीन। मतलब कि जब तक कार्बोहाइड्रेट होगा फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं होगा, और जब तक फैट रहेगा तब तक प्रोटीन यूज नहीं होगा। बट ये तीनों ही आपके एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किए जा सकते हैं। अगला सवाल है, विच which of the following hormones actions will occur when more energy is required by a human। अगर किसी पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो कौन से हार्मोन्स का एक्शन क्या होगा, परफॉर्म होगा, जो कि नीचे दिए गए हैं। इंसुलिन, इंसुलिन का ब्लड इंसुलिन इंक्रीजेस। आपको मालूम है कि इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ड्रॉप डाउन करता है। मतलब जो ब्लड है वहाँ पे इंसुलिन का अगर ब्लड अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये ग्लूकोज के कैटाबोलिज्म को क्या करता है, इन्हांस करता है, राइट। ब्लड ग्लूकागॉन लेवल, अगर ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकागॉन का लेवल अगर बढ़ेगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ऐसे समझिए कि इंसुलिन जो होती है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को इन्हांस करती है,
और ग्लूकागॉन जो होता है वो ग्लाइकोजेनेसिस को करता है, मीन्स जिसमें से ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर के क्या करते हैं, ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, राइट। तो जब किसी भी पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में ग्लूकागॉन हार्मोन्स बनना शुरू होता है, और ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किस में करेगा, ग्लूकोज में। और तब जाकर के ये ग्लूकोज आपका ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में चलनी स्टार्ट होगी, और इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से फिर क्या होगा, एटीपी जनरेट होगा। तो जब अगर आपकी बॉडी में एटीपी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और उस टाइम पे आपकी बॉडी में ग्लूकागॉन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, और वो ग्लूकागॉन आपके बॉडी में स्टोर्ड जो एनर्जी है, दैट इज ग्लाइकोजन, उसको कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज फिर आपका चलेगा प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तब जाकर के टीपी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हैं, कन्फ्यूजन आपको सिर्फ इंसुलिन और ग्लूकागॉन में होना चाहिए। तो इंसुलिन हमेशा ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में क्या करता है, ड्रॉप डाउन करता है, मीन्स घटाता है, जबकि इंसुलिन या ग्लूकागॉन क्या करेगा, बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, दैट इज माइक्रोबियल सिम्बियोट्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहा है कि जो माइक्रोब का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है प्लांट से, उस मतलब रिलेशनशिप होता है, वो इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल ट्रांसपोर्ट के लिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। इनमें से किस में, यही पूछ रहा है, इनमें से कौन से में हो सकता है माइक्रोबियल सिम्बियोट, हर्बियोर्स एंड कॉर्नियोर्स, हर्बियोर्स एंड ओमनियोर्स, कार्नियोर्स एंड ओमनियोर्स, स्मॉल एनिमल विथ लार्ज स्टमक एंड शॉर्ट इंटेस्टाइन। इस सवाल का पूछने का जो पर्पज है वो क्या है, ये जानना चाह रहा है कि जो माइक्रोबियल सिम्बियोसिस एसोसिएशन होता है वो उसका रोल क्या है, और वो किसको सपोर्ट करता है। क्या वो हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स में देखने को मिलेगा, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स को देखने को मिलेगा, कार्निवोर्स ओमनिवोर्स को देखने को मिलेगा। आपको इस तरीके के सवाल थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं कि सर ये तो पूरा इकोलॉजी के टर्म्स आ गए, और हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन सिस्टम के बारे में, तो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल आ गया। तो इसको फिर से आप पढ़िए, माइक्रोबियल symbiotes are especially important for nutritional support in which of the following, राइट। मतलब ये पूछ रहा है कि जो माइक्रोब्स का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है आपके इंटेस्टाइन में या फिर और किसी एनिमल में, तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन से टाइप के एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर्बीवोर्स के लिए, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स के लिए, हर्बीवोर्स ओमनिवोर्स के लिए। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, जैसे हम सभी लोग किस में आते हैं, दैट इज ओमनिवोर्स में, राइट। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन बनाता है, विटामिन बी 12 और के सिंथेसिस करता है, और अगर वो नहीं होगा तो हमारा डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जो भी कार्निवोर्स मीन्स मसल मीन्स मीट को खाने वाले एनिमल्स होते हैं वो, और ओमनिवोर्स, उनकी बॉडी में ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज माइक्रोबियल सिम्बियोट। बाकी हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स का ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स को ऐसी जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी गलत है, डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वाई आर कैटल्स एबल टू सर्वाइव ऑन डाइट कंसिस्टिंग ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ प्लांट मटेरियल्स। कैटल्स जो होते हैं जिनके पास ऐसे खुर वाले एनिमल्स होते हैं, खुरपगा वाले, उनके बारे में पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि वो ऐसे डाइट पे पूरी तरीके से कंसिस्टेंट ऑलमोस्ट हो जाते हैं जो कि प्लांट मटेरियल होते हैं, मतलब प्लांट का ही जो मटेरियल खा करके आसानी से कैटल्स लोग सर्वाइव कर जाते हैं, उनको एनिमल सोर्सेस के फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉर्मली जो हमारी अगर बॉडी है, तो हमारी बॉडी में प्लांट के जो फाइबरस मीन सेलुलोज वाली चीज़ें होती हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, राइट। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो उनके डाइट मतलब वो प्लांट के मटेरियल पे ही डिपेंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दे आर ऑटोट्रॉपिक, ऐसा नहीं होता है, कैटल्स ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। कैटल्स लाइक द रैबिट रेंजेंस एंड देयर फेसेस, ये भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दे मैन्युफैक्चर ऑल 15 अमीनो एसिड्स आउट ऑफ शुगर इन द लिवर, ऐसा भी स्टेटमेंट नहीं है। कैटल्स लाइवा एंजाइम कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, या दे हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन चैम्बर ऑफ देयर स्टमक,
ये स्टेटमेंट ठीक है ऑप्शन नंबर ई का कि उनके पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके चैम्बर में, जो कि आसानी से उस सेलुलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो प्लांट का जो मटेरियल है वो आपका पूरा का पूरा सेलुलोज का बना हुआ होता है, तो वो पूरी तरीके से प्लांट मटेरियल पे डिपेंड हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे एनिमल्स पूरी तरीके से सेलुलोज पे मींस प्लांट वाले मटेरियल पे क्या होते हैं, कंप्लीटली डिपेंड होते हैं अपने फूड के रिसोर्सेज के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द पीएच ऑफ द स्टमक इज लो इनफ एंड द प्रोटीज एक्टिविटी हाई इनफ दैट द सेल्स ऑफ द स्टमक इटसेल्फ आर एट रिस्क ऑफ सेल्फ डाइजेशन, दिस इज प्रिवेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सवाल पूछ रहा है कि जो स्टमक की वॉल होती है वहां पे पूछ रहा है द पीएच ऑफ द स्टमक इज लो इनफ, मतलब स्टमक के अंदर का जो पीएच है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, लो है, राइट, एंड प्रोटीएज एक्टिविटी हाई इनफ, और यहाँ पे प्रोटीएज की एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। इन दोनों ही कंडीशन से जो स्टमक की वॉल है वो खुद अपने आप में बहुत ही रिस्क पे है कि एसिड क्या करेगा, इस वॉल को खराब कर सकता है, और प्रोटीएज जो होगी इस वॉल को भी खराब कर सकती है। इन दोनों ही प्रकार की टाइप की एक्टिविटीज से स्टमक कैसे अपने आप को बचाता है या कैसे बनता है, बचता है, यही यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। दैट इज व्हाट अ सफिशिएंट कॉलोनी ऑफ स्पीसीज का नाम दे रखा है पाइलोरी का, ऐसा होता है। म्यूकस सिक्रेशंस एंड एक्टिव माइटोसिस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, हाई लेवल ऑफ सिक्रेशंस ऑफ सीप सेल्स एंड हाई लेवल ऑफ सिक्रेशंस ऑफ द पेराइटल सेल्स। सो आपको मालूम है कि जो म्यूकस बनता है वो म्यूकस इस पूरे स्टमक की वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, दैट इज एचसीएल के सिक्रेशन से जो पेराइटल सेल्स से निकलती है, और वो एचसीएल ही बेसिकली क्या करता है, उसका पीएच को डाउन करता है, मींस लो करता है, और वो ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे जो पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो उसको एक्टिव होने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए है, इसलिए वहाँ पे एचसीएल बनता है। लेकिन उस एचसीएल के इफेक्ट से बचाने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और यही म्यूकस क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो म्यूकस का फंक्शन है दैट इज टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट एंड प्रोटीएज एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। The pH of the gastric juice of the stomach is about 2 due to the formation of HCl. Where does this formation of HCl occurs? पूछ रहा है कि HCl का जो मतलब जो स्टमक का पीएच है दैट मीन्स गैस्ट्रिक जूस का, वो आपका अबाउट 2 है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, और ये होता है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे एचसीएल बन रहा होता है। पूछ रहा है कि ये एचसीएल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और कहाँ से होता है, राइट। सो यहाँ पे पूछ रहा है दैट इज द स्लीप सेल्स ऑफ द स्टमक, द पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, द इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन इन द ड्यूटेरियम ऑफ द स्टमक। सो फॉर्मेशन की बात पूछ रहा है कि एचसीएल कहाँ से बनता है, तो उसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज पैराइटल सेल्स। सो पैराइटल सेल्स जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, एचसीएल का फॉर्मेशन करती है, और इसी एचसीएल की वजह से पीएच का स्टमक का जो पीएच होगा वो लगभग 2 के आसपास में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा। Bacteria are beneficial to animal nutrition, including that of the human. Which of the following is among their greatest benefit to us? पूछ रहा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनिमल न्यूट्रिशंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के लिए। ऐसा क्यों, इसमें से ऐसा क्या है जो कि वो प्रोवाइड करते हैं? जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये विटामिन का सिक्रेशंस करते हैं, विटामिन के का, विटामिन बी 12 का। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर दैट इज डी दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ बायोटीन एंड विटामिन के। ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है। विटामिन सी तो बनता नहीं है, विटामिन बाकी ये सारे जो ऑप्शन है वो क्या हैं, गलत है। क्यों गलत है यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए और सी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। विटामिन सी हम लोग डाइट से लेते हैं। जनरेशन ऑफ जीन नीडेड फॉर द एलिमिनेशन, ऐसा भी स्टेटमेंट नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं, ऑर्गेनिक मटेरियल के एब्जॉर्प्शन में उनका कोई रोल नहीं होता है। तो रोल कहाँ पे है, बायोटीन एंड एनिमल दैट इज विटामिन के प्रोडक्शन कराने के लिए, राइट। सो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग glandular secretions involved in digestions would be most likely released initially as inactive precursors। इसमें से पूछ रहा है कौन सा ग्लैंडुलर सिक्रेशंस जो इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में सबसे मोस्ट लाइकली रिलीज इनिशियल एज इनएक्टिव प्रिकर्सर्स, मतलब
नॉर्मली जनरली इनएक्टिव प्रिकर्सर्स क्या करता है, वो बनाता है, राइट? तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, फैट solubilizing bile salt, acid neutralizing bicarbonate एंड कार्बोनेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। सो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो इनिशियली क्या होते हैं, इनएक्टिव प्रिकर्सर्स के फॉर्म में होते हैं, लाइक एज आपको पढ़ा होगा आपने पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन जो होता है वो आपका क्या है, इनएक्टिव फॉर्म होता है, और ये एसिडिक पीएच में क्या करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? और तो ये इनका क्या है, इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है, और ये क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होते हैं, राइट? ऐसे ही काइमोट्रिप्सिनोजेन होते हैं जो कि काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो इनिशियली आपके क्या होते हैं, दैट इज द इनएक्टिव प्रिकर्सर्स के फॉर्म में बनते हैं, और उनको एक्टिवेट करने के लिए सर्टेन पीएच की रिक्वायरमेंट क्या होती है, परफॉर्म मतलब ज़रूरत होती है। डियर एस्पिरेंट्स, आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अपनी भी तरफ से प्रैक्टिस आप करते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो एमएस बायोलॉजी टेस्ट सीरीज अभी कंडक्ट करा रहा है, जो कि कल से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स 25/12/2024 से, और आप इस टेस्ट सीरीज में हमसे जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज की बाकी जो डिटेल्स है मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बना के दे रखा है, आप चाहें तो उस टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन उस वीडियो से ले सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, दैट इज 8318917792 पे। टेस्ट सीरीज जो होगी उसका शेड्यूल मैंने आपको दे दिया है कि किस किस डेट को कौन कौन सा पेपर होगा, पूरे यूनिट वाइज पेपर होंगे, 70 आपके क्वेश्चंस होंगे हर एक पेपर में, और उस पेपर का आपको लाइव लिंक मिलेगा पेपर देने के लिए। पेपर सबमिट होने के बाद आपकी पेपर चेक की जाएगी, फिर उसके पेपर को डिस्कशन करने के लिए एक लाइव क्लास होगा, जिसमें पेपर बाकायदा पूरा डिस्कस किया जाएगा, एज वेल एज आपके रिजल्ट भी क्या किए जाएंगे, पब्लिश किए जाएंगे उस ग्रुप में। सो अगर आप अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एमएस बायोलॉजी के इस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ना बड़ा ही आसान है। आप सिंपली इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो भी लिंक आपको दिया गया है प्रीवियस वीडियो में उसको आप स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 600 रुपीज़ में ही क्या होता है, मिलता है। आप इसको पे करके आप हमारे इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से चलती रहे। और मेरा सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मीन्स तैयारी कर रहे हैं, उनसे यही सजेशंस है कि आप अपने हैंड पे भी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।